अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एओफी शेयर चैनल नंबर 53, अरबोन, अर्नेस्ट मनी। अच्छा, हमारी ज़बान में इसको बयाना कहते हैं। ठीक है ना, अरबोन को बयाना कहते हैं। दो चीज़ें थी जो हमने डिफरेंट टाइम के ऊपर पढ़ी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक चीज़ थी हमेश जिदिया, या जिसको दूसरे अल्फाज में सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। और एक चीज थी अरबोन, बयाना। तो जब ये लफ्ज आता था तो मैं आपको अक्सर कहता था कि इसके ऊपर एक पूरा शिया स्टैंडर्ड आने वाला है। अच्छा, जो हमेश जिदिया होता है या सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कंक्लूजन से पहले लिया जाता है। दैट्स मीन कि वो प्रॉमिस स्टेज के ऊपर लिया जाता है। और उस प्रॉमिस के साथ जुड़े जो रिस्क हैं, जैसे अभी हमने यूनिलैटरल प्रॉमिस के अंदर देखा कि वो जो लॉस है, जो डॉक्टर साहब का भी 5 रुपए का लॉस हो गया, अल्लाह उस लॉस से बचाए। तो उस लॉस की रिकवरी के लिए जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ली जाती है। तो ये होती है प्रॉमिस स्टेज के ऊपर। तो लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है, तो उस टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती, बल्कि उस टाइम बयाना लिया जाता है। बयाना बेसिकली ये ऑप्शंस की तरह की एक चीज है कि बयाने के थ्रू एक पार्टी अपने पास एक राइट लेती है, ऑप्शन देती है, ख्याल लेती है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट इतने दिनों के अंदर कंक्लूड ना कर सकूं, तो फिर ये मेरा जो बयाना है, ये आप क्या कर लेना, जब्त कर लेना। तो इसकी वजह से वो बेसिकली अपने लिए एक टाइम लेती है, कुछ भी दिन का। तो एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन जो है वो बयाना होता है। तो अच्छा, हमेश जिदिया और बयाने में एक फर्क तो ये है कि इनकी जो लेने की स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं। दूसरा फर्क ये है कि हमेश जिदिया में से, सिक्योरिटी डिपॉजिट में से, जो प्रॉमिजी है या जो बैंक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्चुअल लॉस जो है वो मिन्हा कर सकता है, रिकवर कर सकता है। पूरी की पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट को फोरफीट या जब्त नहीं कर सकता। जबकि बयाना के ऊपर या अरबोन के ऊपर या अर्नेस्ट मनी के ऊपर शेयर स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर उसने जो है वो उस सेल के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट ना किया, उसके जिम्मे जो सेल की वजह से जो जिम्मेदारियां आई हैं, जो पेमेंट्स के लिहाज से हैं, वो उसने पेमेंट ना की, कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कंप्लीट ना किया। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, लेकिन अब उसके अगेंस्ट जो जिम्मेदारी है, पेमेंट वाला मामला, वो ना किया, तो फिर उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि उसका जो बयाना है, जो अरबोन है, उसको फुली आप फोरफीट जो है वो कर लें। इस चीज की इजाजत है। लेकिन रिकमेंड यही करते हैं कि आप फिर भी अगर अपने एक्चुअल लॉस तक महदूद हो जाएं, तो बड़ी अच्छी बात है, उसको बाकी वापस कर देना। लेकिन दिस इज रिकमेंडेड। अगर आप पूरा भी रख लेंगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, आपने किसी का हक नहीं मारा, क्योंकि जो है ये आपका राइट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाए, तो ये अर्नेस्ट मनी प्राइस का पार्ट बन जाती है, प्राइस से मिन्हा हो जाती है। जैसे कि 1 मिलियन का एसेट बिका था, उसने 2 लाख रुपया बयाना कर दिया, तो बाकी बायर ने कितना देना है, 8 लाख रुपया देना है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है। अब हम इसको देखते हैं। मुख्तसर सा स्टैंडर्ड है, लेकिन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है। चूंकि अरबून की बात तकरीबन तकरीबन जितने भी सेल के हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, चाहे वो सलम था, सॉरी सलम में तो अरबून नहीं होगा, और जो है वो बाकी जो है मुरहाबा है, मुसावमा है, और इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो वहाँ पे अरबून की बात आती है सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस स्टैंडर्ड कवर्स द डेफिनेशन ऑफ अरबोन, the rules applicable to it and its application and the activities of the institution,
एंड कम्यूटेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कम्यूटेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्यूटेटिव है, दैट डू नॉट रिक्वायर स्पॉट डिलीवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी देखिएगा कि जहाँ पे स्पॉट डिलीवरी है, तो स्पॉट डिलीवरी के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? एक है सलम का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है करेंसी एक्सचेंज वाला मामला। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको स्पॉट डिलीवरी करनी है भाई साहब। इसी तरह गोल्ड एंड सिल्वर वाले जो मामला आते हैं तो वो करेंसीज के अंदर ही आ जाएंगे, या गोल्ड एंड सिल्वर अलग से कर ले। तो वहां पे आप अरबून में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां तो आपने पेमेंट करनी ही एट स्पॉट है। तो वहां पे अरबून उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है भाई, क्योंकि वहां पे तो आप डेफर्ड चीज कर ही नहीं सकते। तो अरबून तो यहाँ वहां आता है जब कुछ प्राइस जो है ना वो प्राइस को डेफर्ड किया जाता है, और फिर जो है ना वो बायर अपने पास जो है वो आपको बयाना दे के जो है वो बाकी पेमेंट के लिए टाइम लेता है। तो ये वाला मामला टाइम देना सलम के अंदर और गोल्ड सिल्वर के अंदर करेंसीज के अंदर तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए करेंसीज वाला कॉन्ट्रैक्ट सलम हो गया। वहां पे तो भाई अरबों की गुंजाइश नहीं है। तो दैट डज नॉट रिक्वायर स्पॉट डिलीवरी ऑफ काउंटर वैल्यूज। तो वहां पे तो दोनों वैल्यूज आपने एट स्पॉट डिलीवर करनी है भाई, ठीक है ना। सलम के अंदर तो प्राइस वाला मामला है ना, प्राइस आपने 100% देनी है, और करेंसीज के अंदर क्या है कि करेंसीज के अंदर आपने दोनों काउंटर वैल्यूज जो है वो उसी टाइम डिलीवर करनी है। अच्छा, इट डज नॉट कवर पेमेंट्स मेड प्रायर टू द कॉन्टेक्ट्स। प्रायर टू द कॉन्टेक्ट्स के अंदर सच एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, commissions or advance payments made subsequent to the contracts that are not subject to options। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, एडवांस पेमेंट्स है, और आर एडवांस पेमेंट्स मेड सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शंस। तो सब्जेक्ट टू ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शंस मतलब खयार वाला, कि कोई एक बंदा अपने पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेशन करने का राइट रखता है या इस तरह का मामला रखता है, तो वो नहीं होगा। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ अर्बोन। डेफिनेशन क्या है जी? अर्नेस्ट मनी इज पेड बाय द बायर टू द सेलर। सीधी सी बात है भाई, बायर देगा सेलर को देगा। किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें हमने जो बात की थी कि बिफोर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन द बेसिस दैट द बायर हैज ऑप्शन। अब ये बात बहुत अहम है कि बायर हैज ऑप्शन, बायर के पास ये ऑप्शन है, ये ख्यार है टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जैसे हम ऑप्शंस के जो शेयर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर होता है कि ऑप्शन के अंदर हमेशा कोई टाइम होता है कि भाई इस सेल को आप रीसेंड कर सकते हैं, से कि 14 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, कुछ न कुछ आपको टाइम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जब बयाना होता है तो फिर बात होती है कि बाकी पेमेंट मैं कितने महीने दिनों में करूंगा, महीने में करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो कोई ना कोई टाइम देना पड़ेगा, ये नहीं कि बस बयाना दे के और वो भी सो जाए आप भी सो जाए। तो इस तरीके से तो मामला नहीं होगा। तो ड्यूरिंग एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इफ इफ ही कंफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर दिया, कंफर्म तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब यहाँ पे कंफर्म्स का मतलब ये है कि उसने बाकी पेमेंट कर दी और जो उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो उसकी एक्सचेंज हो गई, ठीक है ना। तो क्या होगा? द अर्नेस्ट मनी इज क्रेडिटेड टूवर्ड द प्राइस। ये अर्नेस्ट मनी जो है ना प्राइस से क्या हो जाएगी, ना हो जाएगी। इफ ही डज नॉट कंफर्म, उसने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन नहीं की, द कॉन्ट्रैक्ट आर फेल्स टू पे द रिमेनिंग प्राइस ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम, जो उसने टाइम बताया था, द सेलर इज इंटाइटल टू फॉरफीट अर्बोन अर्नेस्ट मनी। तो भाई सेलर इंटाइटल है, उसका ये राइट है, वो ये कर सकता है कि पूरे के पूरी अरबोन के ऊपर कब्जा कर ले, उसको ले ले, उसकी अपनी आमदनी बना ले, उसको अपनी जो है ना एसेट बना ले, उसको वापस कुछ भी ना कर रहा हो। तो ये इसके लिए जायज है। क्यों जायज है? देखते हैं जी। एन एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर, एन एग्रीमेंट टू सेल इज अ प्रॉमिस एंड डज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जिस भाई साहब ने मुझे सवाल किया था उसके एग्जैक्ट लाइनों में जवाब आ गया। तो भाई साहब ये पढ़ लें।
और उमर साहब माशाल्लाह डॉक्टर साहब कितना अच्छा काम करते हैं कि वो गूगल से पूछते हैं कि कॉन्टैक्ट और जो है वो प्रॉमिस में क्या फ़र्क है। और वो चैट जीपीटी प्रिज्म में आई गूगल उनको बता देता है, वो मुझसे भी शेयर कर देते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं टाइप करके मुझे भेजते हैं, आप भी उनसे पूछ लिया करें। अच्छा, इफ द मनी इज पेड विद द प्रॉमिस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अर्नेस्ट मनी और बोन। तो लेकिन ये क्या कहलाएगी? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेश जिदिया कहलाएगी। तो अरबोन बहरहाल नहीं कहलाएगी जी। अच्छा, अरबोन अर्नेस्ट मनी कैन बी पेड इन कैश इन काइंड एंड एंड विद अ यूजर फैक्ट। यूजर फैक्ट ये होता है कि किसी को इस कोई चीज इस्तेमाल के राइट के आप उसे कहें कि यार मेरे घर के अंदर 10 दिन रह ले, 15 दिन रह ले, महीना रह ले। तो देखें, हाँ, जो प्राइस है ना, प्राइस प्राइस भी तो किसी भी चीज फॉर्म में पे की जा सकती है ना, कि वो कैश में हो सकती है, काइंड में हो सकती है, यूजर फैक्ट में हो सकती है। तो अर्बोन भी एक तरह से प्राइस का पार्ट है ना, तो वो भी इन में पे हो सकती है, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है। परमिजिबिलिटी ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो इट इज permissible to pay Arbonne earnest money and commutative contracts that do not require spot payment of one or the both counter values। तो स्पॉट पेमेंट ऑफ वन काउंटर वैल्यूज तो कहाँ होगी? सेलम के अंदर आपने 100% कैपिटल देना है। और बाकी करेंसीज गोल्ड सिल्वर के अंदर दोनों जो काउंटर वैल्यूज हैं उनकी डिलीवरी एट स्पॉट जरूरी। तो वहां पे तो अर्बन वाला मामला नहीं होगा। वेदर, अच्छा, और बोथ काउंटर वैल्यूज वेदर द सेल आइटम इज आइडेंटिफाइड और इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। तो ये अर्बन आप ले सकते हैं कि भाई वो मामला आपका आइडेंटिफाइड हो या सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन हो। फॉर फ्यूचर डिलीवरी, इजारा मासूफा फी अल दिमा, ठीक है, अल जिमान या अल जिमान इसको पढ़ेंगे। तो सच एज सेल, इस्tisna कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट एंड ऑफ एसेट लीज बाय द डिस्क्रिप्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो इजारा मासूफा ये आखिरी वाला होता है, ठीक है ना, एसेट लीज बाय डिस्क्रिप्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी, तो जिसके अंदर आप एसेट की कोई डिस्क्रिप्शन बनाते बताते हैं और उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फिर देना आपके लिए लेसर का काम होता है। तो इसलिए जो है मासूफा, मासूफा के सिफत की ब्याज पे और अलजमान के उसके ऊपर फिर जिम्मा होगा कि उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको क्या करें, वो एसेट दे। पेमेंट ऑफ अर्बून इज नॉट परमिजिबल इन सलम एंड करेंसी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आपको ये लिखा आ जाए कि पेमेंट ऑफ अर्बून इज परमिजिबल इन सलम एंड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट और नाट को उड़ा दिया जाए, तो आपने इसको भी उड़ा देना है, कांटा मार के उड़ा देना है, ठीक है ना। और अगर आपने इसको गुड मार दिया, तो वैसे तो जब एग्जामिनर गुड मारता है तो इसका मतलब है सवाल सही है आपका। लेकिन आपने जब गुड मार दिया तो चेकर उसके ऊपर कांटा मार देगा, तो जो बाद में मारेगा वो प्रिवेल करेगा और आपके नंबर जीरो हो जाएंगे, तो आपकी गुड का कोई फायदा नहीं अगर आपने गुड मार दिया तो आप उड़ जाएंगे। होगा। ये बात समझ नहीं आई। आपने गुड मार दिया तो मैं उड़ जाऊंगा है? आपने 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 फरमाया है ना कि सर सर। ए, उड़ जाएंगे। तो उड़ जाने से मुराद ये है कि वो आपको उड़ा देगा अगर हमने इसको सही कर दिया। हाँ जी। ऑप्शन पीरियड अराइजिंग फ्रॉम अर्बन अर्नेस्ट मनी पेमेंट। ऑप्शन पीरियड, तो ये जो ऑप्शन पीरियड है ना, तो बार बार मैं जो बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन या अर्बोन, ये आप ये समझें कि जो ऑप्शंस होती है ना, ऑप्शंस खैरात, एक बंदा अपने पास कोई राइट लेता है, ये उसकी कबील में से है ये। तो चूंकि मैं उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ता रहता हूँ तो थोड़ी बहुत उर्दू मुझे आ गई है, कबील कि उस कबीला से है ये, ऑप्शन के कबीले से है ये। जो है ना ये अर्बोन। तो असल में इस कॉन्ट्रैक्ट इसको पढ़ना उन्हीं पांच के साथ चाहिए जो चार ऑप्शंस के वो है स्टैंडर्ड्स, और इसको पांचवा समझे तो ऑप्शंस के ऊपर आपके पास तकरीबन पांच स्टैंडर्ड हो गए। तो द ऑप्शन पीरियड अराइजिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अर्बोन अर्नेस्ट मनी मस्ट बी स्पेसिफाइड either by express stipulation of the parties or by custom if there is an existing custom that specified option period। भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपने बयाना दे दिया और कहा कि बाकी पेमेंट 3 महीने के अंदर होगी, तो ये 3 महीने आपका ऑप्शन पीरियड है। इसमें या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर देंगे या नहीं कर रहे होंगे और आपने जो बयाना दिया वो जब्त हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने ये पीरियड नहीं रखा, और जो आपकी जो रियल एस्टेट की मार्केट है, उसके अंदर ये कस्टम है कि भाई किसी ने बयाना पे कोई प्रॉपर्टी की डील की और बयाना दे दिया, और 3 महीने तक उसने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड नहीं किया, तो बस उसके बाद उसकी ऑप्शन खत्म हो जाएगी, तो फिर आप कस्टम पे चले जाएंगे। तो पहली तो बात यह है कि एग्रीड होना चाहिए। एग्रीड नहीं है तो फिर जो भी कस्टम है, अगर कोई है, तो इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग, तो उसकी तरफ जाएंगे आप। तो अगर कोई कस्टम ही नहीं है, तो फिर मजबूरन आपको टाइम तय करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मामला खराब होगा भाई। अच्छा, लीजिंग सॉरी लैप्सिंग ऑफ द ऑप्शन अराइजिंग फ्रॉम अर्बोन अर्नेस्ट। अब वो 3 महीने के लिए रखा था, 3 महीने गुजर गए, तो अब क्या होगा? द बायर लूजेज हिज राइट टू रिवोक the contract if he informs the seller that he has confirmed the contract। भाई 3 महीने होने से पहले उसने सेलर को कंफर्म कर दिया कि ठीक है, मैं आपको अगली पेमेंट कर रहा हूँ, और मेरी जो है ना जो मामला है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंफर्म कर दिया, कोई क्रेडिट पीरियड फर्दर ले लिया, तो ये भी हो सकता है पेमेंट ना की, क्रेडिट पीरियड ले लिया, तो अब ये ऑप्शन का पीरियड खत्म हो गया, उसने कंफर्म कर दिया, 3 महीने से पहले भी अगर कर दिया तो खत्म हो गया। इसी तरह जो उसने डिस्पोज कर दिया, डिस्पोज इज द सोल आइटम इन अ मैनर दैट इंडिकेट्स कंफर्मेशन। जो चीज ली थी उसने अर्बोन की बेस पे, तो वो उसको डिलीवर हो गई थी, और उसने आगे जो है ना उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यूज कर दिया, बेच दिया, या जो भी मामला किया, तो इसका मतलब ये है कि अब वो टर्मिनेट की तरफ तो नहीं जा रहा ना, तो ऑप्शंस के थ्रू तो टर्मिनेशन, यानी जो ऑप्शंस शरिया के ऑप्शंस है ना, वो आपको ऑप्शन टू टर्मिनेट देता है। तो जब आपने वो आगे उसको कंज्यूम कर लिया, उसको सेल कर दिया, उसके साथ कुछ मामला कर दिया, तो टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? आप तो नहीं कर सकते। द कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट conduct that indicates lapsing of the option and confirmation of the contract in order to avoid dispute। तो भाई आप जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंडीशन है, वो उसके थ्रू हम इसका जो लैप्सिंग है वो समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि उसने सोल्ड कर दिया, उसने आपको इंडिकेट कर दिया, इसी तरह आपने टाइम के लिहाज से लिख दिया, तो ये सारी चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे तो जितनी क्लैरिटी डाल देंगे इतना अच्छा। अच्छा जी, इफ द ऑप्शन पीरियड एक्सपायर विदाउट द बायर पेइंग द रिमेनिंग अमाउंट, वो 3 महीने हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, 3 महीने गुजर गए, टू द सेलर एंड विदाउट द सेलर हैविंग एग्रीड एन एक्सटेंशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड रिवोक एंड द बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अर्बोन। भाई वो 3 महीने तक गुजर गए, और आपने आपस में बैठ के कोई इस 3 महीने की एक्सटेंशन भी नहीं की, ठीक है ना, सेलर एग्री नहीं हुआ, या आपस में म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुई, तो भाई ये पीरियड खत्म हो गया, और आपका बयाना जो है वो जब्त हो सकता है। आप उसकी रिकवरी की डिमांड इंटाइटल नहीं है। हाँ, सेलर भला करे तो आपको वापस कर दे कुछ अमाउंट, हो सकता है कर दे, लेकिन वो बाउंड नहीं है करने के लिए, ना ही आपका राइट है। ओनरशिप एंड लाइबिलिटी फॉर द सोल्ड आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड। तो ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड ओनरशिप किसकी है उस प्रॉपर्टी की, और उसकी लाइबिलिटीज जो है वो उससे रिलेटेड किसकी है, ठीक है ना। तो प्रायर टू डिलीवरी, अब ये एक देखें बात है, और ये बड़ी एक अहम बात है, कि प्रायर टू डिलीवरी, डिलीवरी से पहले द सेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस टू द सोल आइटम। डिलीवरी से पहले चीज बिक गई है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, तो उससे पहले सेलर जो है वो लायबल है फॉर लॉस ऑफ फॉर एनी लॉस टू द सेल आइटम। if it is destroyed or damaged before delivery to the buyer, or delivery is not possible, the contract is void and the earnest money must be returned to the buyer। डिलीवरी ही नहीं दी, ठीक है, इफ इट इज डिस्ट्रॉयड, और डिलीवरी से पहले ये डिस्ट्रॉय हो गया है, और या डैमेज हो गया बिफोर डिलीवरी टू द बायर, या ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं रही, तो द कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड हो जाएगा, एंड अर्नेस्ट मनी मस्ट बी रिटर्न टू द बायर। अब ये बायर की गलती की वजह से तो ये मामला नहीं हुआ, ये तो या तो सेलर की वजह से हुआ है, या कोई ऐसा और अनफोर्सीन इवेंट हुए हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं रही डिलीवरी, तो उस सूरत में तो उसके साथ ज्यादती नहीं की जाएगी, उसको बयाना वापस कर दे। हो सकता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करना चाह रहा था, लेकिन अब मामला ऐसे हो गए। अच्छा, आफ्टर डिलीवरी, वो डिलीवरी हो गई, द बायर इज लायबल फॉर द सेल आइटम, तो बायर लायबल है सेल आइटम के लिए। इफ इट इज डिस्ट्रॉय और डैमेज आफ्टर डिलीवरी टू द बायर, द बायर ऑप्शन इज कैंसल्ड एंड ही इज रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस अनपेड पार्ट ऑफ द प्राइस टू द सेलर।
ठीक है, इफ इट इज डिस्ट्रॉय और डैमेज आफ्टर डिलीवरी टू द बायर, द बायर ऑप्शन इज कैंसल्ड। अब वही है ना कि एसेट खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, और किसके पास डिस्ट्रॉय हुआ है? बायर के पास है। अब वो लाइबिलिटी उसके पास थी, ठीक है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड अब उसके पास थे, तो कैंसिल हो जाएगा, और ही इज नॉट, ही इज रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस, जो प्राइस है बाकी वो उसको देनी पड़ेगी टू द सेलर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वो स्कॉलर जो है ना वो कितनी उम्र का हो गया है। अच्छा जी, ये तो हम कर चुके थे, अनपेड। फिर है जी डिलीवरी ऑफ द सेल आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड। तो डिलीवरी ऑफ द सेल आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड, द बायर मस्ट, द बायर may take delivery of the sale item during the option period, which does not on its own indicate confirmation of the contract unless the buyer conducts indicate that he has accepted the sale item। के डिलीवरी उसको हो सकती है, लेकिन ये डिलीवरी इंडिकेट्स नहीं करेगी कि कंफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो अब जो उसका ऑप्शन का जो पीरियड है उसके खत्म होने का, या वो बकाया पेमेंट करने के ऊपर एग्री वो करेगा, यानी कंफर्म नहीं हो रहा अभी, प्लस के उसका जो ऑप्शन पीरियड है वो डिलीवरी से खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बात कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल भी दे रहे हैं, वो आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, तो अच्छा, ये जो बात है ना यहाँ पे कि डज नॉट ऑन इट्स ओन इंडिकेट कंफर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द बायर कंडक्ट इंडिकेट्स दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सेल। तो ये कंडक्ट कौन सा होगा? कि भाई उसने डिलीवरी ले ली और उसने आगे थर्ड पार्टी को बेच दी, तो ये जो है ना इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। इट्स ओन का मतलब है कि सिर्फ डिलीवरी लेने से नहीं, इसी तरह वो आइटम उसने लिया और उसको उसने कंज्यूम कर दिया खुद, तो उस सूरत में भी कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से उसने आइटम जब रिसीव किया और खुद वर्डिंग्स के कंफर्मेशन दे दी कि ओके, अब मैं जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करता हूँ, अपना जो ऑप्शन पीरियड था उसको विड्रॉ करता हूँ, और बाकी जो है वो आप मुझे जो भी क्रेडिट की फर्ज किया बात हो जाती है। तो इस सूरत में तो ये जो है होंगे, इट्स ओन का मतलब है कि सिर्फ डिलीवरी से नहीं, और ये जो उसके जो एक्शंस होंगे कौन से वो कंफर्म करेंगे, वो दो या तीन की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा जी, इंक्रीज इन द सोल आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड। इंक्रीज इन द सोल आइटम, तो कोई ऐसा मामला है कि जिसके अंदर वो एसेट कोई क्या दे रहा है, इंक्रीज दे रहा है, या वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है, या किसी भी लिहाज से उसको इंक्रीज कह लें, इनकम का जनरेट होना भी वो इंक्रीज ही एक लिहाज से आप कह सकते हैं, या वैल्यू के अंदर आप इंक्रीज कह सकते हैं कि उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो मल्टीपल चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। increase that is physically connected to the original is considered part of the original। सीधी सी बात है, बेसिस के अंदर भी यही लिखता है कि जब भाई जो ओरिजिनल का पार्ट है उसको ओरिजिनल से अलग तो नहीं किया जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल जो है वो तो सेलर का है, और जो उसके साथ इजाफा हुआ है जो कि जुड़ा हुआ है ओरिजिनल के साथ वो बायर का है, तो इन दोनों को अलग कैसे करोगे? तो ओरिजिनल जो उसके साथ कनेक्टेड है वो किसका होगा? वो भी जो वो ओरिजिनल के साथ ही होगा। इंक्रीज दैट इज फिजिकली कनेक्टेड टू द ओरिजिनल इज कंसिडर पार्ट। इसकी बेसिक एग्जांपल भी आप ले सकते हैं बहुत सारी, कि वो कोई जो है वो ऐसा एसेट है कि जिसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो जो ग्रोथ है उसकी, वो वो कोई जानवर है, तो वो जानवर जो है वो हमला हो गया, अब उसकी पेट में बच्चा है, वो किसका है? तो वो उसके साथ जुड़ा है, उसको इलादा तो नहीं कर सकते, वो जो है ना उसके साथ जुड़ा है, फिजिकली टू ओरिजिनल इज कंसिडर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल। तो अभी तक उसका, जब तक पैदा नहीं हो जाता वो उसका पार्ट ही कहलाएगा। अच्छा, इन प्रिंसिपल एनी ग्रोथ एंड इंक्रीज टू एंड आर यील्ड ऑफ, यील्ड ऑफ का मतलब है इनकम, तो या जो है वो उसको आप यील्ड कहेंगे, या कोई दरख्त है तो उसकी जो फसल है उसको भी आप यील्ड कहेंगे, लेकिन नॉर्मली आप इसको इनकम की तरफ ले जाएं कि कोई ऐसा एसेट है जो रेंट जनरेट कर रहा है, तो इंक्रीज आ रहा है या उसके ऊपर इनकम आ रही है। द सेल आइटम दैट इज फिजिकली सेपरेट फ्रॉम इट, तो विच occurs ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड whether prior to delivery or after delivery is considered part of the sale item। तो वो सेल आइटम का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, एनी ग्रोथ इन द सेल आइटम दैट इज फिजिकली सेपरेट फ्रॉम इट, उससे सेपरेट हो, विच अकर्स ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड, जो कि ऑप्शन पीरियड के अंदर हुई है, वेदर प्रायर टू द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले हुई है या आफ्टर द डिलीवरी, कंसिडर पार्ट ऑफ द सेल आइटम।
It is permissible for the party who is liable for the sale item to stipulate that any increase that is physically separate should belong to him, even if ultimate ownership of the sale item is not vested in him. Uh, ये जो बात है कि इट इज परमिसिबल फॉर द पार्टी हु इज लाइबल फॉर द सेल आइटम। अब लाइबल का मतलब क्या था कि अभी डिलीवरी नहीं हुई तो उसका जो एसेट का लॉस था वो उसी का था, तो ये है वो लाइबल। तो ये कहा जा सकता है, सेलर कह सकता है कि भाई डिलीवरी से पहले जो इसके ऊपर इंक्रीज होगा वो मेरा होगा। तो इट इज परमिसिबल फॉर द पार्टी हु इज लाइबल फॉर द सेल, ठीक है, सेल आइटम, टू स्टिपुलेट दैट एनी इंक्रीज दैट इज फिजिकली सेपरेट शुड बिलोंग टू हिम, इवन इफ अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ द सेल आइटम इज नॉट वेस्टेड इन हिम। जबकि जो ओनरशिप है, जैसे हमने बात की, वो तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से क्या होगी, ये ट्रांसफर होगी। तो ये कहते हैं कि इस तरह की शर्त लगाना इजाजत है, लेकिन एक्चुअली जो असल बात है वो तो वो कह रहा है कि इन प्रिंसिपल। अब ये दो बातें ना आपस में कहीं ना कहीं छोटा बहुत कंट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए उसने इन प्रिंसिपल लगाया और फिर अगली बात की। तो इन प्रिंसिपल तो ये है कि वो सोल्ड आइटम का ही पार्ट है, लेकिन ये वाली कंडीशन लगाना भी जायज है, तो इसको भी नाजायज उन्होंने नहीं कहा। तो इसलिए मैंने आपको वो जो थोड़ी सी बीच में वो कंट्रडिक्शन आ रही थी उसको भी कर दिया कि शरीयत ने इस वो कंट्रडिक्शन को अलाउ कर दिया। डिस्पोजल ऑफ द सेल आइटम, ठीक है, अंडर अरबोन अर्नेस्ट मनी अरेंजमेंट। तो डिस्पोजल, अब यानी उसकी डिलीवरी हो गई बायर को, लेकिन जो अभी 14 दिन का ऑप्शन उसके पास पीरियड है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो उसके अंदर उसने उसको डिस्पोजल कर दिया, उसको आगे बेच दिया, उसको यानी सेल कर दिया, उसको कंज्यूम कर दिया, उसको आगे लीज आउट कर दिया, तो इस तरह का कुछ भी उसने डिस्पोजल किया, तो वो क्या होगा। इफ द सोल आइटम इज आइडेंटिफाइड, द सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ इट, तो उसको वो डिस्पोज ऑफ पहले तो नहीं करेगा। If the seller does dispose of it by sale or lease or otherwise, his action are subject to the rules relating to uncommissioned फुदूली disposal। तो हमने जो है ये पढ़ा था कि अगर जो सेलर है वो उसको अप्रूव कर देगा तो वो एक्ट सही हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, यही अनकमीशन फुदूली में हमने पढ़ा था। इफ द बायर रेटिफाइड द सेलर एक्शंस, ठीक है ना, ही लूजेज his right, his option, and is liable for the remainder of the price to the first seller. The first seller disposal become binding, and the first buyer is entitled to receive the sale price. If the first buyer does not ratify the seller actions, the second disposal is void. देखें क्या ये रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि इफ द सोल आइटम इज आइडेंटिफाइड और वो अभी डिलीवर नहीं हुआ, वो सेलर के पास ही है, द सेलर इज नॉट। अब सेलर तो इसलिए अलाउड नहीं है कि अब आइटम उसका नहीं रहा ना, ओनरशिप उसकी किसको ट्रांसफर हो गई है, बायर को हो गई है। द सेलर इज नॉट इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ। अब ये इसको किसी और को तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, जो कि इसने बेच दिया और ऑप्शन पीरियड पे है, वो लेने आएगा तो भाई तू पहले बेच चुका होगा तो उसको डिलीवर कैसे करेगा। लेकिन उसके बावजूद इफ द सेलर डज डिस्पोज ऑफ इट बाय सेल और लीज और अदरवाइज, हिज एक्शंस आर सब्जेक्ट टू द रूल्स रिलेटिंग टू अनकमीशन। क्योंकि ये एसेट अब बायर का है, अब ये सेलर उसके एसेट को बेच दे, तो यही फजूली में हुआ था कि भाई वो किसी के एसेट को उठा के बेच देता है। तो अब ये फजूली के ऊपर है कि वो इसके एक्ट को रेक्टिफाई करे या नहीं करे। रेक्टिफाई नहीं करेगा तो फिर मसाइल होंगे, कर देगा तो फिर उस तरह, तो इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही है। यही चीजें हमने वहां भी पढ़ी। इफ द सेल is related to an identified item, ठीक है, the seller cannot deliver a different item even with same specification। तो एसेट जो है वो आइडेंटिफाइड हो गया और उसकी सेल हो गई है, तो अब वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन का भी हो तो उसको डिलीवर नहीं कर सकता, सॉरी सेम स्पेसिफिकेशन का भी हो तो वो ही डिलीवर करेगा। असल में होता है बाज दफा इस तरीके से है कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो आपको उसका एक यूनिक नंबर होता है, उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो यूनिक नंबर लिखा जाता है। अब से कि एसी है, वो वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, तो इनका ना एक यूनिक नंबर होता है।
उस नंबर की बेस पे जो है वो आप उस आइटम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब वो अगर नंबर चेंज हो जाता है तो फिर भी जो है ना वो हम ये समझते हैं कि एसेट चेंज हो गया है, फिर आपको बैकएंड पे पूरा एग्रीमेंट चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि अगर वो एसेट जो आइडेंटिफाई कर गया था ये वाला आइटम है, बेशक वो स्पेसिफिकेशन 100 जो है ना वहाँ एक तरह के थे, तो उसने वही देना है। तो इसको ये भी होता है कि भाई अगर सेम स्पेसिफिकेशन क्या है और उसने बेच दिया और उसने अपने वेयर हाउस से आपका आइटम इलादा नहीं किया, 100 आइटम में एक आपका भी पड़ा है, तो उस दिन थेफ्ट हो गई या कोई अर्थक्वेक आ गया और 100 में से 10 डिस्ट्रॉय हो गए, तो उस 10 में आपका भी है या नहीं है, कौन फैसला करेगा? झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका आइटम का पहले से इलादा होना, आइडेंटिफाई होना जरूरी। तो इस तरह की जो बातें हैं ये क्लियर बातें हैं, बच्चों वाली बातें। एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बायर, इन विच केस व्हाट द बायर हैज पेड रिमेन अर्बोन अर्नेस्ट मनी। तो हाँ ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर बायर की कंसेंट होगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी वो उस एसेट की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इजाजत तो दे रहे हैं लेकिन साथ ये नहीं लिखा कि ये भी करना पड़ेगा। इफ द बायर स्टिपुलेट्स दैट ही विल ऑफर द सेल आइटम टू हिज क्लाइंट्स, इफ द बायर स्टिपुलेट्स दैट, जेने बेसिकली होता ये है कि जैसे हमने मुराहबा के अंदर भी पढ़ा था, तो मुराहबा के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई ऑप्शन के ऊपर आप मान लेते हैं पीछे से खयार की बेस पे कि यार मुझे 14 दिन का टाइम दो, मैं अपने बायर को ये चीज़ जो है प्रेजेंट करूंगा, तो अगर उसने ना ली तो मैं आपको वापस कर दूंगा। और उसमें ये लिखा हुआ था कि मियर रिप्रेजेंटेशन टू बायर की वजह से तो आपका ख्यार खत्म नहीं होगा, लेकिन आप जब बायर को बेच देंगे तो फिर आपका ये ख्यार जो है ना वो लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि इफ द बायर स्टिपुलेट्स दैट ही विल ऑफर द सेल आइटम टू हिज क्लाइंट्स ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड एंड द सेलर एक्सेप्ट दिस, और सेलर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया है, द बायर राइट टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड इवन आफ्टर ऑफरिंग द आइटम टू हिज क्लाइंट। अभी उसने ऑफर किया है, सेल नहीं हुई। This conclusion, the conclusion of the sale to one of his client is deemed to be confirmation of the contract। लेकिन जब उसने बायर को बेच दिया और उसके साथ कंक्लूड कर लिया सेल, तो फिर ये इसका जो पीछे वाली ऑप्शन है ना ये भी लैप्स हो गई है, और अब इसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उसने उसका डेफिनेटली कंफर्म हो गया है वहां पे। तो ये चीज मुराबा में भी हमने पढ़ी थी। It is not permissible to negotiate trade options arising from payments of our own earnest money। तो ये जितने भी ऑप्शंस है ना वो कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा आपका राइट है, ये ट्रेडेबल राइट नहीं है भाई। ठीक है ना, ये एक आपकी ऑप्शन है, तो ये एक ट्रेडेबल एसेट नहीं है, ये ऐसा एसेट नहीं है जिसको आप ट्रेड कर सकें। और यहाँ भी यही कह रहा है कि इसको निगोशिएट ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, तो ये ऐसा एक राइट नहीं है जिसको आप बेचने लग जाए भाई। स्टिपुलेटिंग रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि आप क्या ये कर सकते हैं कि अर्नेस्ट मनी के बारे में ये कंडीशन लगाए कि वो रिफंड करेंगे। तो इट इज परमिसिबल फॉर द बायर टू स्टिपुलेट अ कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फॉर अ रिफंड ऑफ द अर्नेस्ट मनी एंड स्पेसिफिक सिचुएशन such as the buyer failure to obtain license from the relevant authorities। अब ये अनफोर्सीन इवेंट्स हैं या फोर्स मेजोर वाले तरह की एक बात है, तो ठीक है फोर्स मेजोर के ऊपर तो आपको शरीयत बहुत सी चीज़ों को अलाउ करती है। यहाँ पे भी अगर बायर बेचारा मजबूर हो गया और वो आपकी जो सेल है उसको कंफर्म ना कर सका और उसमें इस तरह से कोई रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन लग गई। अब ये लाइसेंस कैसे होता है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर आपको लाइसेंस चाहिए होते हैं, या बाकी भी अगर कोई ऐसा आइटम है जिसके अंदर बायर को लाइसेंस चाहिए, तो वो लाइसेंस उसको नहीं मिल पाया। भाई वो तो खरीदना चाह रहा था, वो तो आपको पेमेंट करना चाह रहा था, सेल को कंफर्म करना चाह रहा था, लेकिन रेलेवेंट अथॉरिटीज हर्डल बीच में बनी, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से ही बनी होगी। तो अब जो है वो इस तरह की कंडीशन में अगर पहले हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि यार जो है ये अगर इस वजह से मैं ना कर सका तो ठीक है फिर मुझे वापस कर दोगे आप, तो उस पर पार्ट सेलर एग्री हो गया तो ठीक है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छी बात है, तो कर लें, बेहतर है। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड भी हमारा ख़त्म हुआ। तो बहुत दिनों के बाद हमारी जिसको कहते